कि मुल्क को कोई माशी खतरा है ही नहीं, ये क्यों इतना मिसगाइड कर रहे हैं और ये क्या चाह रहे हैं? किसी भी अपने यहाँ पे पूछें पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान का कौन है? शोएब शेख जो हैं वो शरीफ आदमी है, उनको आप इस तरह से अगर कत्ल की धमकियाँ देंगे तो फिर पाकिस्तान में कैसे सहाफत होगी? और मैंने बाकायदा पूछा कि मियाँ साहब आपको शाबाश देते थे? जुमाइमा साहबा के घर जाके एहतजाज करने पे कहते बिल्कुल शाबाश देते थे। जो बातें कही हैं उसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ का यूके छोड़ देना बड़ा सिग्निफिकेंट है। 50 साल की हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी की, कोई एक इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाया। पिछला इलेक्शन भी ज़बरदस्ती कोर्टों के जरिए से करवाया गया था। तो पूरा शहर हमारी पुश पर खड़ा होगा और पीपल्स पार्टी के लिए ये मुमकिन ही नहीं रहेगा कि वो बकिया इख्तियारात ना दें। इतना मैं पूरे एतमाद से बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आपकी बातों से लगता है कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ शायद जमात इस्लामी ही है। अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे बता दो मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सियासत बामुकाबला सहाफत, हक और सच की आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिशें, कहीं धौंस धमकियां तो कहीं कातिलाना हमले और कत्लो गारत। मुल्क में शदीद बेयकीनी, मईशत तबाह, ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर, तरसीलात ज़र में कमी, बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर, दरामदात की ज़्यादती, बरामदात का फुकदान, मुल्क भर में गैस बिजली तवानाई का बहरान, हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ और चीखते चिल्लाते अवाम। इम्पोर्टेड हुकूमत के सब प्लान नाकाम, निशाना सिर्फ बोल और इमरान खान। कप्तान की 26 नवंबर की कॉल, इंपोर्टेड हुकूमत और इत्तेहादी टोले का बुरा हाल, कौन दिखाएगा कमाल, कैसे बदलेगी सूरत हाल। इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब, ये बोल न्यूज़ ने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है। जिस तरह तहरीक इंसाफ अवाम में मकबूल है, बहुत ज़्यादा बहुत पॉपुलर जमात है, बोल न्यूज़ भी पाकिस्तान की अवाम का मनपसंद कह लें, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया है। लेकिन ऐसी क्या वजह आपको समझ आती है कि सच और हक की बात करना ये जो मौजूदा हुकूमत है इस गवर्नमेंट के दौर में बाकायदा एक जुर्म बन गया है? बोल की आवाज़ को मुख्तलिफ हथकंडों साजिशों के जरिए खामोश कराने की आए दिन कोशिशें की जा रही हैं। तो क्या हुकूमत कह सकते हैं कि सियासत की आड़ में सहाफत को भी अपने इंतकाम का निशाना बना रही है? फिर देखिए 7 महीनों में जो पाकिस्तान के अंदर जो एक आप कहिए कि जर्नलिज्म है या मीडिया की आज़ादी है जी, वो तो मुकम्मल एक्सपोज हो गई है। और आप हमें पता चला है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बिल्कुल एक कठपुतली बना दिया गया। जो लोग आवाज़ उठाने की इस्तकामत रखते थे, जो आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते थे, उनको उनके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए। अरशद शरीफ जैसे शख्स को दिन दहाड़े जो है वो यहाँ से पहले फरार होने पे मजबूर किया गया, उसके पीछे लग के इन्होंने उसको जो है यहाँ से पाकिस्तान से छोड़ने के ऊपर मजबूर किया और फिर उसको रात को वहाँ पे शहीद किया गया कीनिया में। और बेशुमार लोग जो हैं जिनके साथ आपके सामने ज़्यादतियाँ हुई, समी इब्राहीम जो हैं उनको यहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इमरान रियाज को बनाया गया, उसके बाद साबिर शाकिर को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब 78 साल के बुज़ुर्ग हैं, उनको उठा के जेल में डाल दिया। उसके बाद एक जमील फ़ारूकी जैसे एंकर को उठाया गया, उसे बरहना किया गया, वीडियोस बनाई गई और ये सारा कुछ हमने देखा पाकिस्तान में। और अनफॉर्चुनेटली हुकूमत जो थी वो तो थी। और उसके बाद दूसरा जो बड़ी ज़्यादती ये हुई, इन्होंने जो तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो थी वो डमी तंजीमें थी। वो एक तो जो मालिकान हैं और उन्होंने और PBA वालों ने, ये जो सेठ हैं 4-5, इन्होंने मिलके उन तंजीमों को बनाया हुआ था। लिहाजा वो तंजीमें जो हैं वो उल्टा गवर्नमेंट की नौकरी चाकरी में लगी हैं। सो पाकिस्तान में जो सहाफ़त है उसको शदीद तरीन ख़तरात जो हैं उनका सामना करना पड़ा इन 7 महीनों में। तो फिर उन तंजीमों का फ़ायदा क्या चौधरी साहब? जो आज़ादियाँ टका फ़ायदा नहीं है।
और ये सारी जो तंजीमें हैं वो किसी के दिए हुए फंड्स पे चल रही थी। और उसके बाद क्या मैं आपको बताऊं कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो आज़ादियाँ दी थी पाकिस्तान में मीडिया को, और एक मीडिया ओपन अप हुआ था, वो अनफॉर्चुनेटली वो तमाम आज़ादियाँ अब वापस हो गई हैं, और मुझे नहीं लगता कि मीडिया पाकिस्तान में अब आज़ाद रह पाएगा, और आज़ाद है ही नहीं जो हालात चल रहे हैं आपके सामने। अच्छा, फिर इसके बाद एक और फिर जो ज़्यादा जो होता नहीं है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर, उन बच्चों की आप कहानियाँ ज़रा सुनाएं। उनको उठाया गया, उनके माँ बाप को थ्रेट किया गया। एक हमारे अदील जो हैं siyaset.pk के, वो कनाडा उनको भागने पे मजबूर किया गया, और फिर उनके दादा दादी जिनको पता भी नहीं है कि वो अदील क्या करता है या वो siyaset.pk क्या है, उसको उनको बुला के जो है वो थ्रेट्स दिए गए। तो ये तो हालत है इनकी। ठीक। अच्छा, ये फवाद, ये जो फवाद चौधरी साहब, जो नैब कवानीन में तब्दीली का फ़ायदा उठाने का जो सिलसिला है वो जारी है और पता नहीं कब तक जारी रहेगा। एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है वो वापस लेते हुए केस ही बंद कर दी है। और इमरान खान साहब को हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हमेशा से वो कहते आए हैं कि ये लोग इक़्तिदार में अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए हैं, और आज ये देखें कि बात खुद ही सच होती दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, और किस किस के केसेस ख़त्म होते दिखाई देते हैं, और कौन कौन मुस्तफ़ीद होगा, बहती गंगा में कह ले के हाथ धो लेगा? और साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी कि खान साहब जो बात करते हैं, तो खान साहब के जो मुखालिफिन हैं वो खान साहब की बात को प्रैक्टिकली अमली तौर पे सच साबित कर देते हैं। 3 फैमिलीज़ ने तो आपके सामने जो है वो फ़ायदा उठाया है। उसमें नंबर 1 जो है वो शरीफ फैमिली है, फिर जरदारी फैमिली है, और उसके बाद जो इनके सेकंड कैडर के लोग हैं वो लोग हैं। इसहाक़ डार भी ज़रा नवाज शरीफ की फैमिली है। इन लोगों ने बहुत इस मामले में फ़ायदा जो है वो उठाया है, और इसीलिए इनको तकलीफ़ है, बोल से भी तकलीफ़ है, शोएब शेख साहब से भी तकलीफ़ है कि ये आप लोग बात करते हैं। अब देखें, शोएब जैसे आदमी को मैं पहले मरहले में कहना भूल गया कि शोएब शेख जो हैं वो एक बिल्कुल पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के लिए जो उनका एक रोल है वो आपके सामने है, लेकिन उनको जिस तरीके से थ्रेट किया गया, उनको कत्ल की धमकियाँ दी गई। अब इससे ज़्यादा आप बताएं कि क्या वो एक जो है वो शरीफ आदमी है, उनको आप इस तरह से अगर कत्ल की धमकियाँ देंगे तो फिर पाकिस्तान में कैसे सहाफ़त होगी? तो ये सिर्फ अपने वही 1100 अरब रुपए का इन्होंने जो NRO लिया है उसको आप सिक्योर करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को ये जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला सुनाया है, और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? ये जो सूबा सिंध है, क्या वहाँ पे शफाफ जो बल्दियाती इंतखाबात है, आपको उसका अमल मुमकिन होता दिखाई देता है? क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक बयान में कहा था कि जी 2 हफ्तों में इलेक्शन कराने की तारीख देते तो बेहतर होता। तो आपके ख्याल में जो 15 जनवरी तक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला है, आपको ये सही लगता है? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त एक्ट करता है एज अ सब्सिडरी ऑफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के, और वो जो उन्हें डेट्स देते हैं उसके मुताबिक वो आगे चलता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है इसको इस्टेब्लिशमेंट ने जो है लगवाया था, और इस्टेब्लिशमेंट अब जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पीछे खड़ी है। लिहाजा वो तमाम इक़दामात इलेक्शन कमिश्नर करता है जो कि सूट करते हैं इनमें इसको पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। ये चौथी दफ़ा यहाँ पे इन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी करवाए, और इनका मकसद वाहिद ये था कि किसी तरीके से हम ये इलेक्शन जो हैं वो ना हो, क्योंकि सीधा सीधा तरीके इंसाफ कराची में, हैदराबाद में स्वीप कर रही थी, और वो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शंस ना हो ताकि PTI जो है वो उसको हम रोक सकें। ये जो 15 जनवरी का भी डेट दी गई है, ये जानबूझ के इतनी लंबी तारीख दी गई है। इससे पहले आप देखिएगा कि सिंध हुकूमत को बहाना बना के फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी या हाई कोर्ट में जाएगी और कहेगी खुदा के लिए इसको रोक दें, और वो फिर रोक जाएंगे। लिहाजा मुझे कोई उम्मीद नहीं कि ये इलेक्शन जो हैं ये 15 जनवरी को भी जो है ये करा पाएंगे, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त जो हुकूमत है डाकुओं की, और ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं। ठीक है।
अच्छा चौधरी साहब, ये जो बरतानिया में नून लीग के तर्जुमान तस्नीम चौधरी साहब जो उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब का बरतानिया छोड़कर जाना, आपको इत्तेफाक लगता है? कल मेरे साथ प्रोग्राम में वही मौजूद थे और फयाजुल हसन चौहान साहब भी थे, तो उन्होंने और भी बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जी जो मियाँ साहब हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो PTI के कुछ लोग वहाँ खड़े होते हैं तो इतने तंग होते हैं कि मियाँ साहब के सेक्रेटरी मुझे कॉल करते थे कि 50-60 बंदे लेकर आ जाओ, तो हम वहाँ जाते थे, एवन फील्ड के बाहर दूसरे गेट के पास खड़े होते थे, तो फिर मियाँ साहब के इर्द गिर्द हम लाइन बनाते तो मियाँ साहब को गाड़ी में बिठाया जाता था। और जमाइमा साहबा के घर के बाहर भी जाके जब हम एहतजाज करते थे तो मुझे बाकायदा कॉल आती थी, फिर शाबाश के लिए अलग कॉल आती थी, फिर पार्टी की जाती थी। और मैंने बाकायदा पूछा कि मियाँ साहब आपको शाबाश देते थे? जमाइमा साहबा के घर जाके एहतजाज करने पर कहते बिल्कुल शाबाश देते थे। ये क्या हो रहा है? ये जो तस्नीम हैदर शाह ने जो बात की है, देखिए वो बरतानिया जो है ना वो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम नहीं है। यहाँ पे तो ज़ाहिर है अदालती निज़ाम बेचारा जो है वो जी तस्नीम शाह साहब, सॉरी मैंने चौधरी बोल दिया, चल रहा कि पाकिस्तान में जी जो ये तस्नीम हैदर शाह हैं, इन्होंने जो बातें कही हैं उसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ का UK छोड़ देना बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसकी वजह ये है कि देखिए इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं कि UK में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच हुई, UK के अंदर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई जिसका मकसद एक तीसरे मुल्क में एक जर्नलिस्ट को और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करना था। अब ये बहुत ही एक सीरियस और बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और उसके बाद ये जिस तरह से ये छोड़ के ये लोग गए हैं उससे साबित होता है कि इस इल्ज़ाम में, क्योंकि देखें ये इल्ज़ाम अगर झूठा है तो इसका मतलब ये है कि ये तस्नीम शाह है ये 7 से 10 साल जेल जाएगा, इससे कम में ये बाहर नहीं रहेगा। सो कोई भी शख्स इस तरह और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कल प्रोग्राम में चौधरी साहब, वो कह रहे थे कि बरतानिया का जो कानून है वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा गिरफ्तार होंगे ये नवाज शरीफ साहब। और ना सिर्फ ये कि वो कॉन्फिडेंट हैं बल्कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वो भी अपने वकील के साथ बैठा के उन्होंने की। अब वो जो वकील है उसको भी पता है कि उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता अगर वो कोई बग़ैर किसी उसके जो है ये इस तरह की गुफ्तगू होती है, बात होती, लिहाजा उनके इल्ज़ामात बड़े सीरियस हैं और मुझे लगता यही है कि इस पे बात आगे बढ़ेगी। अच्छा उन्होंने एक और बात की थी, उन्होंने नासिर भट्ट साहब जो उनको मुलाकात के लिए लेकर गए, नासिर भट्ट साहब आपको पता है किस किस्म का करैक्टर है, पहले भी जो माजी में मुलाकातें वो करवाते रहे हैं, वीडियो वगैरह आपके सामने है। तो नासिर भट्ट साहब का भी कह रहे थे कि वो फंसे हुए हैं, मतलब ऐसे लोग छोड़ना चाहते हैं पार्टी को लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। यानी उनकी भी कोई वीडियोज़ होंगी, मरियम साहिबा तो वीडियोज़ बनाने में माहिर है, उनके पास रिकॉर्ड इकट्ठा होता है तो ब्लैकमेल करने के लिए, इसका मतलब नून लीग से बहुत से लोग तंग हैं। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, सो आई कांट कमेंट। ठीक है जफवाज साहब, ये जो खान साहब की 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने की कॉल है, उसके बाद से अब तक जो मुल्की सियासत है उसमें आपको कोई तब्दीलियां महसूस होती दिखाई दे रही हैं? क्योंकि आपका सियासत में बड़ा तजर्बा है, तो आगे क्या होने वाला था और अब आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है? कोई तब्दीली आपको समझ आ रही हो जो 26 नवंबर के हवाले से आप लोगों का, पीछे वालों का जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी ज़रा बता दें। हमारा तो एक ही चार्टर ऑफ डिमांड है और हम कह रहे हैं कि आप मुल्क में नए इलेक्शंस करवाएं। अब उससे पहले पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, ये मामला चलते रहेंगे, लेकिन हमारा मामला तो यही है कि मुल्क में नए इंतखाबात के बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता और आपको नया जो इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान में नए इलेक्शंस जो हैं वो करवाने पड़ेंगे। और जो इस वक्त की सिचुएशन है, जिस तरह से आप देख रही हैं कि आज पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क बॉन्ड है वो 122% रिस्क के ऊपर चला गया है, जो कि परसों तक जो था, परसों 2-3 दिन पहले तक 65% था और जब PTI की हुकूमत थी ये 5% था। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट का कितना ज़्यादा जो रेशो है वो ऊपर चला गया है और ये बड़ी फ़िक्र की बात है। और दूसरी दफ़ा ये ऐसा हुआ है इस हुकूमत के 7 महीनों के कि हम डिफ़ॉल्ट के पास चले गए। तो पाकिस्तान में जो भी नया आर्मी चीफ आना है उससे देखना है कि ये सूरत हाल वो कैसे कंटिन्यू करेगा और कैसे वो इस चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करेगा। मेरे ख्याल में सिवाय नए इंतखाबात के और कोई चाराकार है नहीं।
ठीक है। अब ये जो एक तरफ हुकूमत ने अहम तैनाती पे अपना मौक़िफ़ दिया है कि जी 2 से 3 दिन में जो अमल है मुकम्मल हो जाएगा, इस हवाले से मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ। और ये जो वज़ीर दिफ़ा साहब हैं उनके भी बयानात आप देख रहे होंगे, निजी टीवी चैनल में बैठ के वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। तो जो मामला है ये इतना ये जानने की कैफियत कैसे पैदा हो गई फवाद चौधरी साहब, इतने अहम मामले में आपको क्या समझ आ रही है? देखिए फिजा, ये तो अब हुकूमत जाने और फौज जाने। अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि हुकूमत जो GHQ से समरी चाह रही थी वो समरी नहीं आई है। शाहिद खान अब्बासी साहब और राना सनाउल्लाह के बयानात सुने तो वो बड़े जो हैं दे आर वेरी एंग्री, दे आर वेरी फ्यूरियस, और वो कह रहे हैं जी कि ये बड़ी गलत बात है, आइन की खिलाफ वर्जी होगी है, बला बला। तो अब ये तो देखते हैं अगले 24-48 घंटों में क्या होता है और हुकूमत किस तरह से इसको लेके आगे बढ़ती है। ठीक है चौधरी साहब, ये जो आवाम को महंगाई और कर्ज़ों से निजात के हवाले से ये जो हुकूमत ने रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर तक 4 अरब 25 करोड़ डॉलर कर्ज ले लिया है, तो जो कर्ज है कमर्शियल बैंकों, IMF, एशिया तरक्याती बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से लिया गया, तो इसके बावजूद हुकूमत का ये कहना कि मुल्क को कोई माशी खतरा है ही नहीं, ये क्यों इतना मिसगाइड कर रहे हैं और ये क्या चाह रहे हैं? नहीं देखो ना, कोई पॉलिसी नहीं है। आप मुझे बताएं, आप रोज़ाना प्रोग्राम करती हैं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का क्या नाम है? आप किसी भी अपने यहाँ पे पूछें पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान का कौन है? आपको एहसास होगा कि आपके ये जो मिनिस्टर्स हैं ये कभी नज़र ही नहीं आए, कभी मीडिया पे उनकी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, इंडस्ट्रीज़ के साथ उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इनको पता ही नहीं है पॉलिसी क्या है, किसने क्या करना है, किधर जाना है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो परेशान हैं, हमारा एक्सपोर्टर का बेड़ा गर्क हो गया है और हुकूमत गायब है। वो कभी तुर्की, कभी इधर, कभी उधर, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी लंदन, बस वो दौरों के ऊपर हैं। और सवाए इसके कि उनको दौरे पड़े हुए हैं और तो कुछ हो नहीं रहा। सो पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ इन शेम्बल्स। पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसके लिए रोज़ाना के बिल देना, ग्रॉसरी, यही एक अजाब बन गया है, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसके लिए कारोबार एक अजाब बन गया, वो बैठ गया। लिहाजा ये मामलात हैं इसलिए जब तक इस हुकूमत को ये अकल नहीं आएगी। अच्छा चौधरी साहब, आपको चूँकि जल्दी आपने जाना है तो मैं सिर्फ आपके 20 से 30 सेकंड लूँगी। आप इंतखाबात होते देख रहे हैं जल्द, या फिर इंतखाबात जो आगे ही जाते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं? कोई मतलब जो तारीख आप मांग रहे हैं उससे बहुत आगे की तारीख? देखो ना, सवाल यह है कि आप इंतखाबात नहीं कराएंगे तो क्या करेंगे? आप हमें को ऑल्टरनेट बता दें कि ये नहीं होगा, इस तरह से नहीं, इलेक्शन नहीं होंगे, ये इंस्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन हम मुल्क चला लेंगे इस तरह। तो आपको ऑल्टरनेट बता दें। नहीं देखिए, नवंबर तो आ गया ना, अब आप लोग पिंडी या इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो अगर आपको 4 से 5 महीने बाद की तारीख दे दी, 3 से 4 महीने बाद की तारीख दे दी जाती है, तो आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगी? वो देख लेते हैं, जब ये देंगे बात कर लेंगे, तारीख की तो दे लेंगे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट, अर्ली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है चौधरी साहब, आपका ये कहना है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, थोड़ी देर बाद भी हो तो फिर वो देखा जाएगा, उस पर बात हो सकती है। और बिल्कुल सही कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाएगी, इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और नाज़रीन, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही हमारी जो मईशत है, इकॉनमी, उसकी स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत जो है वो स्टेबल होगी। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया था। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की जानिब से पुलिस नफरी ना होने और सैलाबी सूरत हाल के जवाब को मुस्तरद करते हुए कराची और हैदराबाद डिवीजन में 15 जनवरी 2023 को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म जारी कर दिया। अच्छा, 15 नवंबर को सिंध हुकूमत की जानिब से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन कमीशन में पेशी के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर इंतखाबात कराए गए तो अमन व अमान की ज़मानत नहीं दे सकते। माजी की तरह के वाक़यात मुतवक्के हैं, इसलिए 90 रोज़ के लिए इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ। MQM पाकिस्तान की जानिब से वसीम अख्तर ने इंतखाबात मुलतवी करने के हक़ में दलाइल दिए और तहरीक इंसाफ के वकील ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए दलाइल दिए।
आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी ने सिफारिश की कि इलेक्शन अभी ना कराए जाएं। सिंध हुकूमत ने 17,000 पुलिस नफरी की शॉर्टेज का मौक़िफ़ अपनाया, जिस पर जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि हम रिलीफ के कामों में मशगूल हैं, हमें मालूम है कि वहाँ कितनी नफरी है। आईजी सिंध ने भी कहा कि जितनी तादाद सिंध हुकूमत बता रही है, अहलकारों की इतनी किल्लत नहीं है। अच्छा, 3 बार इल्तवा का शिकार होने वाले सिंध के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को हो पाएंगे। पुलिस की नफरी में कमी के सबब अमन की जो सूरत हाल है बरकरार रह पाएगी, और कराची और हैदराबाद को इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदों की कितनी ज़रूरत है। इसी तमाम सूरत हाल पे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम। अच्छा नाज़रीन, बार बार इल्तवा का शिकार जो सिंध के बल्दियाती इलेक्शन है, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी की तारीख दी है, अब हो जाएंगे या अब भी ये खदशात बाकी हैं, इस सवाल का जवाब हमने आवाम से लिया है। हमारा सेगमेंट है बोल अवाम बोल, ज़रा देखिएगा, उसके बाद इस सवाल का जवाब मैं हाफिज़ साहब आपसे भी लेती हूँ। नहीं, हमें तो नहीं लगता कि ये इंतखाबात होंगे, क्योंकि इससे पहले भी 2 दफ़ा तारीख दी है, कैंसिल हो गए थे, और इस बार भी हमें ऐसा ही लगता है कि बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन हो पाए। अभी ये तो कुछ कह नहीं सकते, डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं जब से अब तक, और डिले होंगे, ये तो नहीं हो पाएंगे। पूरी ये मुश्किल है, नामुमकिन चीज़ है, ये कभी हो नहीं सकता। ये तो मुझे लगता है कि लोग डरते पीछे हट रहे कि खान साहब ना जीते और दोबारा ना जाए। जी, तो अवाम की राय आपने जानी बोल अवाम बोल सेगमेंट में। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, मैं अब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अच्छा, तो हाफिज़ साहब, ये जो सिंध की हुक्मरान जमात है, आपको क्या लगता है कि क्यों ये इंतखाबात को मुलतवी करना चाहती है? इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए फ़िज़ाई, एक तो बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी है ना, बल्कि जितनी भी पार्टियाँ हैं, नून लीग है, बल्कि अब तो PTI भी उसी में शामिल है, कि बल्दियाती इंतखाब नहीं कराना चाहते। या तो कोर्ट के ज़रिए आप करवाएं या इलेक्शन कमीशन के ज़रिए करवाएं। 50 साल की हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी की, कोई एक इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाया। पिछला इलेक्शन भी ज़बरदस्ती कोर्टों के ज़रिए से करवाया गया था 2015 में, और अब भी 2 साल से ज़ायद की मुद्दत हो गई है कि जिसमें ये ड्यू है 2020 अगस्त से, और इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। तो इसलिए एक तो इनके इनबिल्ट प्रॉब्लम है कि ये इख्तियारात को नीचे मुंतकिल नहीं करना चाहते। ये सरमायादाराना और जागीरदाराना ज़हनियत है, ये इलेक्टेबल्स की सियासत है कि ताकत चंद हाथों में रहे। ये ख़ानदान पे चलने वाली जमातें हैं, ये विरासत और वसीयत पे चलती हैं, तो ये किसी को भी बाइख्तियार नहीं बनाना चाहते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब इंतखाबात होने लगते हैं तो ये उसके इल्तिवा के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि जिसके नतीजे में इनको रिलीफ मिल जाए। कराची में स्पेशली इनका मसला ये है कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि इनका मजमूई जो एटीट्यूड है वो कराची दुश्मन है। और आप देख लें, छोड़ें बाकी बातों को, 15 साल में इन्होंने जो बेड़ा गर्क पूरे सूबे का किया है, स्पेशली कराची, वो सबके सामने है। इस वक्त भी जबकि इनको ये तवक्को थी कि कहीं इंतखाबात हो ही ना जाएं, तो इन्होंने कुछ तरक्याती काम करना शुरू किए, और उनका हाल ये है कि 15 अरब रुपए से जो पैचवर्क ये कर रहे हैं, इधर सड़क बनाते हैं उधर टूट जाती है। पहले ये सड़कें बारिश और सीवरेज के पानी से टूटती थी, अब तो हवा और सूरज की रोशनी से भी टूट जाती हैं। इतना गंदा मटेरियल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, गोया 80-90% करप्शन का धंधा चल रहा है। ऐसे में वो कब चाहेंगे कि कोई मेयर आए और वो क्लेम करे, वो काम करवाए? ये तो सारे इख्तियार अपने पास रखते इसलिए कि इनकी करप्शन का बाजार गर्म रहे। MQM का मसला ये है कि MQM ने तो हमेशा अपने मैंडेट को फरोग किया है। अब रिजीम चेंज में इन्होंने एक मरतबा फिर वडेरों जागीरदारों को कराची का मैंडेट दे दिया। अब ये कहते हैं इख्तियार नहीं है। भाई इख्तियार नहीं था तो आप उस वक्त कहते हैं ना, हम उस वक्त वोट डालेंगे जब आप असम्बली का इजलास बुला के सारे इख्तियारात मुंतकिल कर दें। वो काम तो नहीं किया, वजारतें पकड़ ली और उसके बाद जो है वो टाइम टाइम फिश। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये तो इनबिल्ट ये चाहते नहीं है। जमात इस्लामी बहुत इसमें फर्म है, हम आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, लोकल बॉडीज का हमें तजर्बा है। नेमतुल्लाह खान साहब और अब्दुलसत्तार अफगानी ने शहर को तामीर किया है, और अब भी शहर जिन हालात से दो चार है इसमें इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे, और लोगों की राय भी हमारे लिए आ रही है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंतखाब होगा भी और जमात इस्लामी जीतेगी भी। अच्छा, अब आप देखा जाए तो आपका जो मौक़िफ़ है उसकी एक किस्म की जीत हो गई है, तो और ये जो डेट है ये भी अनाउंस कर दी गई है, तो फिर इस पर अब आप कितने मुतमईन हैं? देखें, जाहिर है कि एक तो थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा ही दिन ले ली है, हालांकि होना ही चाहिए था कि महीना या ज़्यादा 30-35 दिन में कर सकते थे ये, लेकिन चलें अब देर आयत दुरुस्त आयत, अब इन्होंने फिक्स कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि ये अपने इक़दामात से एतबार कायम करें, चूँकि 3 दफ़ा जब ये पोस्टपोन हुआ है ना तो लोगों में एतबार ख़त्म हो गया है। आपको अवामी राय से भी पता चलता है कि लोग इन पर यकीन नहीं रखते। तो ये यकीन बनाने के लिए करना ये होगा कि सबसे पहले तो मुर्तज़ा वहाब साहब की छुट्टी करें,
जो बरतरफ करें इनको, इसलिए कि नाजायज़ तरीके से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है इस वक्त। ज़ाहिर है कि मुर्तज़ा वहाब साहब की शक्ल का मसला नहीं है हमारे लिए, मसला ये कि तरीक़ेकार गलत है। और आप अगर सियासी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर इंतखाब कराएंगे, इसका मतलब है कि आप इंतखाब के अमल में अपना असर और रसूख पैदा कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का भी ये काम है कि इनको बरतरफ करें। दूसरा काम ये कि वाज़े तौर पर यह ऐलान करें कि पाक आर्मी और रेंजर्स के जवान पोलिंग स्टेशनों के ऊपर खड़े होंगे स्टैटिक पोजीशन में, और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आइन की आर्टिकल 220 के तहत वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, वो दरखास्तें ना करें, वो इख्तियार इस्तेमाल करें। और हर इदारा फौज समेत पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन की बात माने। अगर कराची के लोगों की जरूरत है कि वो एतमाद के साथ वोट डालें, तो ये जरूरत फौज को भी पूरी करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी पूरा करना चाहिए। इससे नतीजे में लोगों में एतमाद पैदा होगा और मेरे ख्याल में फिर लोग आज़ादाना जाकर वोट कास्ट कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, आप जमात इस्लामी की पोजीशन खास करके कराची में कैसी देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, और जमात इस्लामी को इस बार अगर हम कहें टफ टाइम कौन सी सियासी जमात दे सकती है आपके मुताबिक? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने तो भरपूर तरीके से मुसलसल मुहिम चलाई है। इंतखाब तो ये दरमियान में आ गया है, तो लोगों को भी अंदाज़ा हो गया है कि कराची की ऑनरशिप का मसला है। मसला ये है कि कराची को कोई भी ऑन नहीं करता। लोगों ने लास्ट इलेक्शन में बहुत भारी मैंडेट पीटीआई को भी दिया, लेकिन पीटीआई की प्रायोरिटी में कराची शामिल नहीं था। बल्कि इमरान खान साहब का ड्रॉबैक ही है कि उनकी जो लीडरशिप कराची की है वो आपस में ही लड़ते रहते हैं और ना कोई काम करते हैं, ना आवाम में जाते हैं और ना इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, बल्कि वो खान साहब से मुख्तलिफ ऐलानात करवाते रहते थे और वो बेचारे लेट डाउन होते रहते थे। इसलिए यहाँ पर उनकी पार्टी इस काबिल ही नहीं है कि वो इस मैंडेट को संभाल सके जो इमरान खान की हिमायत का मैंडेट है, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि तरजीह में नहीं होता। तो जमात इस्लामी ज़ाहिर काम कर रही है, तो पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर और जो इमरान खान साहब को भी पसंद करते हैं, वो लोग भी कराची में जमात इस्लामी का मेयर चाहते हैं। तो और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, अवामी राय के जो सर्वेज हैं वो सामने आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी की पोजीशन बहुत अच्छी है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो फारिग हैं कराची से। पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अपनी डिलिमिटेशन में जो उन्होंने कारगुजारी की है उस पर कुछ नंबर हासिल करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि पहली मरतबा इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा जब सिंधी स्पीकिंग और बलोच पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम तबकात के अंदर इस वक्त पेनिट्रेशन है और हम देख रहे हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स है। दूसरी बात यह कि एमक्यूएम तो अब फिजल आउट हो रही है, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी और उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया और लोग अब उन्हें कंसीडर करने के लिए तैयार ही नहीं है। लिहाजा अगर कोई मैदान में है तो जमात इस्लामी है या पीटीआई है। पीटीआई की एक फॉलोइंग है जो पूरी कौमी सतह पर मौजूद है, लेकिन जहां कराची का मामला आता है तो पीटीआई का जो बहुत ही वाज़ेह सपोर्टर होता है वो भी ये कहता है कि मेयर तो जमात इस्लामी का होगा तो शहर का मसला हल होगा। इसलिए कि लोकल पॉलिटिक्स में या लोकल मसला अगर कोई हल कर सकता है कराची का तो वो सिर्फ जमात ही कर सकती है, वरना जाहिर है कि सब लोगों की अपनी तरजीहात दूसरी हैं। अच्छा, तो एक और चीज़ की बुनियाद ये है कि जो मेयर है जब तक उसके इख्तियारात नहीं होंगे, हाफिज साहब आप अग्री करेंगे, तब तक क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि हमने देखा कि जो माजी में मेयर रहे वो बाइख्तियार नहीं होते थे और साबिक मेयर कराची आके बार बार टीवी पर इख्तियारात ना होने का रोना रोते थे। अब जाहिर बात है आवाम को जिससे उम्मीद है, आवाम का मसला जिसने हल करना है, आवाम के मसाइल जिसने हल करने हैं, जब वही टीवी पे रोनी शक्ल बना के आएगा, रोना रोता हुआ नजर आएगा, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर आवाम क्या करेगी? आवाम तो मजीद मायूस हो जाएगी। तो मेयर का बाइख्तियार होना यकीनी तौर पर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बाइख्तियार होना भी ज़रूरी है और उस इख्तियार को ये हुकूमत का काम है कि जो आइन की आर्टिकल 140A है जिसमें तमाम सियासी, मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात डिवॉल्व करने हैं, मुंतकिल करने हैं लोकल बॉडीज़ को, वो किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। ये हमारे साथ जो हमने 29 दिन का धरना दिया था उसका एग्रीमेंट भी है, जिसका उन्होंने ऐलान किया था, हमने नहीं, हमने उनसे ऐलान करवाया था, नासिर शाह साहब से और फिर मुराद अली शाह साहब से। अब वो इतना तो लिहाज रखें ना कि उसके मुताबिक इख्तियारात को मुंतकिल करें। ये जो हमारी इलेक्शन कैंपेन होगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन नहीं होगी, बल्कि हम कराची के इख्तियारात के लिए भी साथ साथ तहरीक चलाएंगे और इख्तियार और इंतखाब साथ साथ चलेंगे। इनको ये असम्बली का मसला है। दूसरी बात ये है, एक चीज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम रोएंगे नहीं, हम फाइल फेंक के नहीं जाएंगे। जो हमारे इख्तियार में होगा उससे ज्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। जब हम काम करते हुए नजर आएंगे ना तो 3.5 करोड़ लोग हमारे साथ मिलकर इख्तियार लेंगे। अच्छा, वैसे एक सवाल है हाफिज साहब, आपने जिस तरह कहा, आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, बड़ी खूबसूरती से आपने कहा कि एक बात का मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम रोएंगे नहीं। अब ये जो मेयर रोते रहे, साबिक मेयर साहब, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वाकई वो लाचार बेबस भी थे या सिर्फ आदतन रोना रोते रहे?
नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, इख्तियारात तो वाकई महदूद थे, और जब वो मेयर बने थे तो इदारा नूरिया तशरीफ़ लाए थे। मैं आपको ज़ाहिर है कि, और जब वो आए थे तो हमने सारे इख्तलाफात के बावजूद उनको मशवरे भी दिए, और उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि एक अच्छे माहौल में काम हो, तो हमने कहा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, मैं माजरत के साथ इंटरप्ट कर रही हूं। बेसिकली मैं पूछना यही चाह रही थी, आपने मेरे सवाल का जवाब एक्चुअली दे दिया कि इख्तियारत वाकई उनके पास कम थे, फिर वो रोना रोते थे। आपने कहा हम रोएंगे नहीं, अगर आपको भी ऐसी लाचारी का सामना करना पड़ेगा तो आप हंसी से सामना करेंगे, खुशी से सामना करेंगे, क्या करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी आपके पास? मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने उनसे ये अर्ज़ किया था कि जो 25 अरब रुपए का आपका बजट है वो आप कंज्यूम करें, वो आप जमा करें और कंज्यूम करें। जो तकरीबन 100 अरब रुपए तमाम डिस्ट्रिक्ट के मिलाकर हैं, तो 100 अरब रुपए जब नज़र आएंगे ना तो पूरा कराची आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम इस स्ट्रेटजी पे चलेंगे कि जो हमारा KMC का बजट होगा, अगर इख्तियार नहीं भी मिला अव्वल, तो हम उसकी कोशिश करेंगे कि ये साइमल्टेनियसली मसला हल हो, एक तरफ इंतखाब हो और दूसरी तरफ असम्बली से इख्तियार मिले। उसके लिए मैं जो करना पड़े इंशाल्लाह हम तहरीक चलाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने नहीं भी दिया तो हम अपने हिस्से का पूरा काम करेंगे। देखिए मसला क्या है, KMC में पैसे जमा होते नहीं हैं और जेबों में चले जाते हैं, चार्ज पार्किंग के पैसे चले जाते हैं, इश्तिहारात के पैसे चले जाते हैं, और भी रोड कटिंग के पैसे चले जाते हैं, जितनी प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है उसके पैसे जेबों में चले जाते हैं। जब ये टैक्स आप जमा नहीं करते तो उसके नतीजे में आप खर्च कैसे करेंगे? तो हम जो जमा कर सकते हैं, जो हमने माजी में भी करके दिखाया था, जहां 2 करोड़ रुपए जमा होते थे वहां 25 करोड़ रुपए 3-3, 4-4 महीने में हमने परफॉर्म किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे कराची का बहुत बड़ा मसला हल होने लगा था। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये काम हम जब करेंगे ना तो पूरा शहर हमारी पुष्ट पर खड़ा होगा, और पीपल्स पार्टी के लिए ये मुमकिन ही नहीं रहेगा कि वो बकिया इख्तियारात ना दें। इतना मैं पूरे एतमाद से बात कर रहा हूं इंशाल्लाह। और जितने एक और आखिरी बात, आपकी मौजूद का फायदा उठाते हुए हाफिज साहब, अगर जीत आपके नसीब में आती है, ठीक है, आप कामयाब होते हैं, तो बताइए कि कराची के मसाइल हल करने में आपको कितना अरसा दरकार होगा? देखें बैकलॉग बहुत बड़ा है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर टूट फूट हुई है। यहाँ पर जिस चीज़ की तरफ जाएं मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन कहीं से तो आगाज़ करना होगा। हमारी पहली प्रायोरिटी में कराची को साफ़ करना, कराची को ग्रीन करना, क्लीन करना और मोटरेबल करना है। वो शुरू का 6-8 महीने का पीरियड ऐसा है कि जिसको हमें वार फुटिंग पर कम से कम इस सतह पर लेकर आना है कि कराची कुछ रहने की जगह तो दिखाई दे। फिर उसके बाद जाहिर है कि ट्रांसपोर्ट के मंसूबे हैं, फिर उसके बाद ये पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसमें अपना रोल प्ले करेंगे और पूरे पाकिस्तान को उसकी पुष्ट पर लाकर खड़ा करेंगे। देखें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला कराची के आवाम को कि जमात इस्लामी वो पार्टी नहीं है कि जिसके लोगों की फाइलें बनी हुई हैं, उनको डर लगेगा कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो मेरी फाइल सामने आ जाएगी। अल्लाह का शुक्र है, दयानतदारी के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ खिदमत करते हैं, एक टीम के साथ काम करते हैं। हमें पता है कराची का मसला क्या है और दयानतदारी और अमानतदारी के साथ डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं। जब हम ये कर रहे होंगे ना तो किसी ना सूबाई हुकूमत ना विफाकी हुकूमत के बस में नहीं होगा कि वो हमें टाल सकें या कराची को लेट डाउन कर सकें। इंशाल्लाह इतना ऐसा मुकदमा लड़ेंगे कि इनको सारे काम करवाएंगे, इनसे इन्हीं से करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आपकी बातों से लगता है कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ शायद जमात इस्लामी ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।